Class 5th, this will be your first lecture of chapter 14 on page number 112. Chapter's name is Moon and Shadow. बेटा इस चैप्टर में हम लोग मून के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है. मून क्या है? मून एक फैसिनेटिंग हेवनली बॉडी है स्काई की. ये एक्चुअल में नेचुरल सैटेलाइट है किसकी? अर्थ की. क्यों? क्योंकि ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशंस करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अर्थ सन के अराउंड करती है. ठीक है. तो वही चीज़ है कि एक नेचुरल सैटेलाइट एक बहुत बड़ी सी हेवनली बॉडी होती है जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करती है. ठीक है. जो मून है वो स्टार से बड़ा दिखता है, बल्कि ऐसे बड़ा लगता है कि जैसे कि सन हो, मतलब सन के साइज का ही लगता है. ठीक है. ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सन और मून के बीच में जो डिस्टेंस, सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से और मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से, तो वो डिस्टेंस की वजह से सन और मून दोनों सेम साइज़ के लगते हैं. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. जो सन है वो मून से 400 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है. ठीक है. जो मून है उसकी अर्थ से डिस्टेंस है 3,80,400 किलोमीटर, और जो सन है, सन की अर्थ से डिस्टेंस है 14 crores 96 लाख किलोमीटर्स. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है. वो डिस्टेंस की ही वजह से हमें साइज सेम लगता है, बट साइज सेम नहीं होता है. ठीक है. अभी मूवमेंट ऑफ द मून, मून का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से है? तो मून जो है वो अपना 1 रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट करता है 27.5 डेज में. ठीक है. जो मून है वो अपनी एक्सिस के अराउंड ऐसे 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 करके रोटेशन भी करता है, और फिर वो रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट करता है. रोटेट करते हुए रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. जो मून है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब कि पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करता है. ठीक है. और उसी डायरेक्शन में वो रिवॉल्यूशन भी करता है. अभी फेजेस ऑफ मून, मतलब मून का जो भी फेज है वो क्या है, कैसा है. तो जो मून है, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. जो सन की लाइट उस पर पड़ती है वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. जो मून है वो अपनी शेप को भी चेंज करता है. क्यों? दिस इज बिकॉज एज इट्स ऑर्बिट्स द अर्थ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइड फेसिंग अप आर लिट अप बाय द सन्स लाइट. क्या होता है कि जब वो अर्थ के अराउंड मूव करता है तो अर्थ की ऑर्बिट से तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो सन के सामने आते हैं तो वो हमको दिखते हैं, जो नहीं आते हैं वो हमको नहीं दिखते हैं. जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है तो हमें सिर्फ डार्कनेस दिखाई देती है, तब हम उसको नहीं देख पाते, जिसे हम न्यू मून कहते हैं. ठीक है. और जब जो मून होता है वो अर्थ की साइड से इज ऑन द फार साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, वो दूर साइड पर होता है, तब उसका एक साइड हमें क्लियरली साफ साफ दिखता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फुल मून. ठीक है. उसके बाद देन इट टेक्स द शेप ऑफ अ थिन क्रीसेंट, चेंजेस ऑन बिकम टू अ हाफ मून, देन इट bulges टू अ गिब्यूस मून एंड इन टर्न टू अ फुल मून. फिर क्या होता है कि फिर मतलब ये एकदम ऐसे हाफ हो जाता है, हाफ से भी कम वाली शेप गेन करता है, फिर उससे हाफ मून में आता है, फिर फुल मून में आता है. ठीक है. तो इसी तरीके से ये अपने स्टेजेस को चेंज करता है, और ये जो स्टेज होती है इसी को हम लोग कहते हैं वैक्सिंग फेज. ठीक है. आफ्टर दिस वी ऑब्जर्व द रिवर्स साइकिल. तो जब एक बार फुल मून हो जाता है, फिर फुल मून से ये 3/4 होता है, फिर 3/4 से हाफ होता है, और फिर हाफ से 1/4 हो जाता है. ठीक है. तो ये वापस से ये जो साइकिल है वो होती है, मतलब फुल मून से गिबियस मून से हाफ मून से क्रीसेंट मून, और क्रीसेंट मून से न्यू मून. ठीक है. ये जो रिवर्स साइकिल होती है इसे हम लोग कहते हैं वैनिंग फेज. ठीक है. मतलब ये जो उल्टी साइकिल होती है. फ्रॉम द अर्थ द मून में seem to change its shape but actually it is always round. क्या होता है कि अर्थ से ऐसा लगता है कि जो मून है उसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन उसकी शेप कभी भी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा गोलाकार मतलब राउंड ही रहता है. तो जो हमें ये लगता है कि जो उसकी शेप चेंज हो रही है, तो ये जो शेप जो चेंजेस होती हैं इन्हें हम लोग कहते हैं मून के फेजेस. ठीक है. अभी सरफेस एंड ग्रेविटी ऑफ द मून. तो जब हम मून की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक स्मूथ स्फीयर मीन्स जो गोला होता है आपका. ठीक है. जिसमें कुछ डार्क और लाइट कलर के पैचेस बने हुए हैं, ऐसा हमें लगता है. ये जो डार्क पैचेस होते हैं वो फ्लैट प्लेन्स होते हैं, मतलब मून पर जो एकदम प्लेन एरिया होता है वो हमें डार्क पैचेस दिखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मारिया. और जो लाइट स्पॉट होती हैं वो होते हैं माउंटेन पार्ट्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं हाईलैंड्स. ठीक है.
क्रेटर्स आर अबंडेंट ऑन द मून, और क्रेटर सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं मून पर। द मारिया वॉज फॉर्म्ड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम लावा फ्लोइंग फ्रॉम द क्रेटर्स। बेटा जो मारिया है मतलब जो प्लेन या फ्लैट एरिया है वो कब बने, वो तब बने जब करोड़ों साल पहले, जो करोड़ों अरबों साल पहले जब लावा फ्लो होता था क्रेटर्स से, तो उस लावा की वजह से ये प्लेन एरिया बने। बिसाइड प्लेन्स एंड माउंटेन्स द मून हैज़ नैरो वैलीज कॉल्ड राइल्स। और प्लेन और माउंटेन के अलावा भी जो मून है, मून में बहुत छोटी छोटी सी वैलीज बनी हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं राइल्स। ठीक है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस द मून हैज़ नो वेदर, क्लाउड्स, रेन और विंड। और इसी की वजह से जो मून है उसका अपना कोई मौसम नहीं है, बादल भी नहीं है, हवा भी नहीं है, बारिश भी नहीं होती, तो वहाँ पर हवा भी नहीं है और वाटर भी नहीं है सरफेस पर। वहाँ पर टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। वहाँ जो टेम्परेचर है वो 260 डिग्री तक ऊपर भी जा सकता है और -280 डिग्री तक नीचे भी आ सकता है। ठीक है। और किसी भी बॉडी को, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को मून पर उठाना काफ़ी इजी होता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मून पर अर्थ से 6 टाइम्स लेस होती है। तो जो वेट होता है बॉडी का वो 6 टाइम्स कम हो जाता है। मतलब कि अभी अगर अर्थ पर कोई भी बॉडी 36 किलोग्राम्स की है तो मून पर वो 6 किलोग्राम्स की ही रह जाएगी। ठीक है। और ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी हम सभी जानते हैं, ग्रेविटी वो फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है। ठीक है। वैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर किसी पर्सन का वेट अर्थ पर 72 किलोग्राम्स का है तो मून पर उसका 12 ग्राम्स ही रहेगा, क्योंकि मून 6 टाइम्स कम होता है। तो 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 12 किलोग्राम्स ही रह जाएगा। नाउ टर्न योर पेज। इसके बाद है आपके इक्लिप्सेस, यानी कि जो ग्रहण होते हैं। तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 27.5 डेज लेता है। क्योंकि जो अर्थ है वो खुद भी कंप्लीट मूविंग करती रहती है। इट टेक्स द मून 2 एक्स्ट्रा डेज 29.5 टू कम बैक टू द सेम प्लेस इन द स्काई। और क्योंकि अर्थ भी मूव करती है तो इसीलिए जहाँ से मून ने स्टार्टिंग की है उसी प्लेस पर आने में उसे 2 दिन और ज़्यादा लगते हैं, तो टोटल उसे 29.5 डेज लगते हैं। ठीक है। जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक डेफिनेट पाथ में, एक फिक्स पाथ में रिवॉल्यूशन करती है, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। इसी तरीके से जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड एक फिक्स पाथ में ही रिवॉल्यूशन करता है। Sometimes during their orbit, the moon and the earth form a line with the sun. When this happens, an eclipse occurs. कई बार क्या होता है कि जो मून की जो ऑर्बिट होती है और जो अर्थ की ऑर्बिट होती है वो आपस में इंटरसेक्ट होकर एक लाइन फॉर्म होती है, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? एक्लिप्स होता है। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में जो एक्लिप्स है, एक्लिप्स शेडो है अर्थ की या फिर मून की, जो कि सनलाइट की वजह से फॉर्म होती है। शेडो मीन्स परछाई। ठीक है। अभी सबसे पहला है आपका सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कब होता है? जो सन है वो अपनी जगह पर ही रहता है हर समय, जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है। ठीक है। अपनी जो भी उसकी ऑर्बिट है उसी ऑर्बिट में। कई बार क्या होता है कि अपनी ऑर्बिट में मूव करते समय जो मून होता है, मून भी सन के सामने आ जाता है। उस कंडीशन पर क्या होती है कि मून की शैडो फॉर्म होती है जो कि अर्थ पर फॉल होती है। तो उस पीपल इन दिस शेडो कैन नॉट सी द सन, और जो लोग उस शेडो में आते हैं, उस एरिया में आते हैं, तो वो सन को नहीं देख पाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये सूर्य ग्रहण है, या फिर हम जिसे इंग्लिश में सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है। When the moon hides the whole bright surface of the sun, it is called total solar eclipse. When the moon partially hides the sun, it is called a partial solar eclipse. The solar eclipse lasts for a few minutes. और बेटा क्या होता है कि जब जैसे अगर मून पूरी तरह से सन को कवर कर लेता है तो उसे हम लोग कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स, और अगर थोड़ा थोड़ा कवर करता है, पार्शियली कवर करता है, तो हम कहते हैं लूनर पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ठीक है। और जो सोलर एक्लिप्स होता है ये कुछ मिनट्स के लिए रहता है। ठीक है। फिर हट जाता है। अब आपका आता है लूनर एक्लिप्स।
तो एक ल्यूनर एक्लिप्स के दौरान क्या होता है, जो अर्थ होती है वो सन और मून के बीच में राउंड लगा रही होती है, मतलब जब सन और मून के बीच में जब अर्थ आती है तब ऐसा होता है, ठीक है। द अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द मून, सो द अर्थ शेडो फॉल्स ऑन द मून पार्टली और होली। तो अब क्या होता है कि जैसे पहले मून की शेडो अर्थ पर फॉल होती थी, वैसे ही अब अर्थ क्योंकि सन की लाइट को ब्लॉक करता है, तो अब अर्थ की शेडो किस पर फॉल होती है, मून पर। तो जब कंप्लीटली, तो उसे हम लोग बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, और उसमें भी जब कंप्लीट कवर करती है अर्थ सन को तो वो आपका टोटल लूनर एक्लिप्स होता है, और जब पार्शियली कवर करती है तो वो आपका पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है, ठीक है। और लूनर एक्लिप्स जो होता है वो कुछ घंटों तक चलता है। इसके बाद आती हैं आपकी टाइड्स। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद सीज एंड ओशियन। बेटा अर्थ सरफेस का जो 3/4 पार्ट है लगभग वो किससे कवर है, सी और ओशियन से, मतलब समुद्रों से कवर है, समुद्र और महाद्वीपों से। द लेवल ऑफ द ओशियन वाटर राइजेज एंड फॉल्स व्हेन इट मीट्स विद द लैंड। क्या होता है कि ओशियन वाटर का जो लेवल है वो उठता भी है और नीचे भी जाता है जब वो लैंड एरिया से मिलते हैं। These rising and falling movements of the ocean water are called tides। और यही जो राइजिंग और फॉलिंग मूवमेंट्स होते हैं ओशियन वाटर के, मीन्स जब ओशियन वाटर ऊपर जाता है नीचे आता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं टाइड्स। जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है पुल ऑन द अर्थ्स वाटर इज मोर देन दैट ऑफ सन बिकॉज द मून इज क्लोजर टू द अर्थ। तो अर्थ के वाटर पर जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सन जो है वो ज़्यादा दूर है अर्थ से, और डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती है फोर्स उतना ही कम होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो वाटर है अर्थ का वो मून की तरफ हमें उठता हुआ अपीयर होता है, और इसको हम लोग कहते हैं हाई टाइड। क्या कहते हैं? हाई टाइड। सेम टाइम पर देयर इज अ हाई टाइड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। इट टेक्स अबाउट 6 hours फॉर राइजिंग वाटर टू रीच हाई टाइड एंड अनदर 6 hours फॉर फॉलिंग वाटर टू रीच लो साइड। और जब हाई टाइड का फॉर्मेशन होता है तो दूसरे साइड पर भी हाई टाइड बन रही होती है। वो हाई टाइड को बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 6 hours का, और उसे वापस से फॉल होने में भी कितना टाइम लगता है? 6 hours का। तो ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून्स द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ एंड मून, सन एंड मून कंबाइन टू प्रोड्यूस द हाईएस्ट टाइड्स कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। और क्या होता है कि जब फुल मून होता है और न्यू मून होता है तो उस टाइम पर सन और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंबाइन हो जाती हैं और बहुत सबसे ऊंची टाइड्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ड्यूरिंग क्वार्टर मून्स द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द सन एंड मून ऑपोजिट ईच अदर टू प्रोड्यूस द लोएस्ट टाइड्स कॉल्ड नीप टाइड्स। और क्या होता है कि जब क्वार्टर मून का टाइम होता है तब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और मून की वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे नीची टाइड को फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं नीप टाइड्स, ठीक है। अभी लैंडिंग ऑन द मून। अब मून पर कैसे लैंड करेंगे? देयर हैव बीन मैनी मिशंस टू मून। मून पर जाने के बहुत सारे मिशंस हैं, जैसे कि नासा, नेशनल एटमॉस्फेरिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये फुल फॉर्म है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। अपोलो मिशन सेंड पीपल टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कि नासा ने सबसे पहले जो लोग हैं उनको मून पर भेजा था। अपोलो जो उनका जो हम कहेंगे स्पेसशिप था। अपोलो 11 लैंडेड ऑन द मून ऑन जुलाई 20, 1969 विद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन, माइकल कॉलिन्स, ठीक है। तो जो ये अपोलो 11 है ये मून पर कब लैंड हुआ था? जुलाई 20, 1969 में। और इसमें कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले पर्सन थे जिन्होंने मून पर अपना पहला स्टेप रखा था। हिज वर्ड्स अपॉन स्टेपिंग ऑन द मून वर दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। उनका जो पहला जो स्टेप जब वो रख रहे थे तो उन्होंने जो वर्ड्स बोले थे वो थे दैट वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, ठीक है। अभी ये मतलब कि एक जो स्टेप हम रख रहे हैं मून पे, ये मैनकाइंड में मतलब जो हमारे जो ह्यूमंस का जो वर्ल्ड है उसमें बहुत बड़ा एक चेंज लाएगा। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक मैनमेड डिवाइस होती है जिसे स्पेस में भेजा जाता है। वो भी जिस प्लैनेट की वो सैटेलाइट होती है वो उस प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, रिवॉल्यूशन करती है। अभी बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ को ऑर्बिटिंग करती है, मतलब अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करती हैं।
दे आर यूज फॉर अ रेंज ऑफ पर्पजेज सच एज टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन, इंटरनेट कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग। और उनको वहाँ भेजने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि जो टेलीविज़न पे जो भी शोज़ वगैरह आते हैं तो उसकी टेलीकास्टिंग के लिए, इंटरनेट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और वेदर फोरकास्टिंग मतलब कि जो भी आपका ये संचार है और जो मौसम विभाग की जो भी जानकारियाँ हैं उसके लिए। जो सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो है स्पुतनिक फर्स्ट। ये कब लॉन्च की गई थी सोवियत यूनियन के द्वारा, कब? 1957 में। ठीक है, अभी रिसर्च सैटेलाइट इनका यूज़ किया जाता है आउटर स्पेस की स्टडी के लिए। ठीक है, जो नोटेबल रिसर्च सैटेलाइट है उनमें से एक है हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप। अभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ये क्या करते हैं, ये रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न का जो वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी लिंकअप है उसको स्प्रेड करते हैं, वो पहुंचाते हैं। इसी के थ्रू हम लिंक होते हैं। आप टेलीफोन कॉल कर सकते हो मोबाइल फ़ोन से, क्यों? इसी सैटेलाइट की वजह से। ठीक है, मतलब ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं इन्हीं की वजह से। अभी वेदर सैटेलाइट ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज क्लाउड कवर एंड टेम्परेचर। ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर की, जैसे कि क्लाउड कवर और टेम्परेचर वगैरह की। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये साइंटिस्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, जो वेदर फोरकास्टर्स होते हैं उनके लिए भी यूज़फुल होती है, जो मिलिट्री है, आपकी फार्मर्स हैं, फिशरमैन हैं, तो उनके लिए सारी जो भी मतलब वेदर से रिलेटेड वर्क करते हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर फिनिश होता है इसी लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका रिटन वर्क मिल जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।